हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग जो है नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और ये सेशन उन लोगों के पास शेयर करिए जिनको पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ देना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इस साथ ही साथ इसमें जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। इसके पहले हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया है, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसमें 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज 26 से हम लोग 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, यानी कि ये सेशन 25 क्वेश्चन का होगा। इस साथ ही साथ आपका जो इसमें एक्सप्लेनेशन होगा वो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इस तरह के वीडियो आपको चाहता है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो संधियां हुई हैं उसको जो है कालक्रम के अनुसार उसको आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सी संधि किस सन में हुई और किस से रिलेटेड है। तो देखिए इस संधियों में से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये संधियां जो हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में और क्वेश्चन के नेचर बदलकर आपके सामने आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर पूछ लिया है, कब का हुआ है। वेस्टफालिया की संधि कब हुई है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। वर्साई की संधि कब की हुई है, यूट्रेच की संधियाँ कब की हुई है, इससे रिलेटेड आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इस सारे के सन में बता दूँगा आपको कि कौन सी संधि कब हुई थी। तो फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को ये हुआ था। अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, पहले हम आपको इसका आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टफालिया की संधि की बात किया जाए तो वेस्टफालिया संधि जो हुआ था ये भी 24 अक्टूबर को हुआ था, और 24 अक्टूबर के साथ साथ इसका जो ईयर था वो 1648 था, यानी कि 1648 में हुआ था वेस्टफालिया की संधि। वहीं वर्साई की संधि की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको पता भी होगा वर्साई की संधि कब हुई थी। ये 28 जून को हुआ था, 28 जून 1909 को ये हुआ था। 1919 को हुआ था, यानी कि 1919 को हुआ था। यूट्रेच की संधि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये अप्रैल 1715 को हुआ था, ठीक है। तो ये अप्रैल 1715 को हुआ था। तो देखिए इस क्रम से तो आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे आपकी, तो सबसे पहले डियर यहाँ पे आपकी संधि कौन सी बन रही है। तो सबसे पहले देखिए बी संधि बन रही है, वेस्टफालिया की संधि 1648। तो ये आपका फर्स्ट पे आ जा रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन से आपको मिल जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वेस्टफालिया संधि पहली हो गई बी। इसके बाद डी आपका अप्रैल 1715 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद सी में देखिए, सी में आपका जून 1919 में हुआ था, 28 जून 1919। फिर लास्ट में आपका 24 अक्टूबर 1940 सॉरी यहाँ पे है 24 अक्टूबर 1945 में ये हुआ था वर्साई की संधि। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं इस थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट क्या था इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट ये था डियर, इसको हम लोग क्या कहते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट को जो है ये एक क्या था, ये 1945 को हुआ था, 1945 को हुआ था, ये आपको पता होगा। यानी कि जो ये हुआ था कि 1945 को जो युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो उस समय जो है एक समझौता किया गया 1945 में, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया
जो कि 24 अक्टूबर 1945 से लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मुख्य इसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर एक्ट का। ठीक है, इसी को यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, यानी कि 1945 को इसका 24 अक्टूबर को गठन हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर क्या है, इसका आपको पता चल गया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1945 में ख़त्म हुआ, इसके बाद जो है 24 अक्टूबर को सारे कंट्रीज मिल के जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए एक चार्टर का निर्माण किया गया। ठीक है, अब वेस्टफालिया की संधि के बारे में बात कर लें तो वेस्टफालिया संधि क्या होती है। ये 1648 में जो थे यूरोपीय देशों ने जर्मनी के वेस्टफालिया शहर में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका मेन मकसद था धार्मिक प्रधानता का समापन करना और धार्मिक राजनीतिक क्रांति के युग की शुरुआत करना है। यानी कि 1648 में धार्मिकता के आधार पे जो है वहाँ पर शासन चलाए जाते थे, उसका समाप्त करके 1648 में वेस्टफालिया संधि हुई, जो कि जर्मनी के वेस्टफालिया शहर में हुआ था। यूरोपीय देशों ने मिलकर आपस में किया था। इसके बाद से ही जो है क्या हुआ था, राजनीतिक क्रांति के युग की शुरुआत मानी जाती है। वर्साई की संधि, ये वर्साई की संधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हिटलर का नाम सुने होंगे, इसी वर्साई की संधि की देन थी। तो वर्साई की संधि का मेन मकसद क्या था, ये वर्साई की संधि कब हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि जो 14 से 18 तक चला, इसके बाद 19 में ये वर्साई की संधि हुई। 19 में ही ये वर्साई की संधि हुई। ठीक है, वर्साई की संधि में जो है युद्ध का कारण जो है जर्मनी को ठहराया गया और जर्मनी की सारी शक्तियाँ और सारे उसके ऊपर मतलब सारे जो प्रथम वर्ल्ड वार था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जर्मनी के ऊपर थोप दी गई और उसको अपाहिज बना दिया गया, यानी कि उसके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। ये हुआ वर्साई की संधि। ठीक है, यूट्रेच की संधि की बात करें तो यूट्रेच की संधि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे यूट्रेच की शांति के नाम से भी जाना जाता है। यूट्रेच की संधि या उच्च शहर के यूट्रेच में स्पेनिश उत्तराधिकारी के युद्ध में लोगों द्वारा समझौता का एक श्रृंखला था। ठीक है, तो ये लोग आपस में एक स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध में लोगों ने एक समझौता किया था, उसको यूट्रेच की संधि बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूमि समझौता, ताशकंद समझौता, मॉस्को वाइन ट्रीटी, भारत रूस मैत्री। तो ये संधियां हैं, इसको क्रम से आपको बैठाना है। तो भूमि सीमा समझौता जो हुआ था ये 16 मई 1974 को हुआ था। 16 मई 1974 को हुआ था और ये इंदिरा के सरकार में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ताशकंद समझौते की वहीं बात कर लें तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 11 जनवरी को हुआ था और 1963 में हुआ था। मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PTBT भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है 10 अक्टूबर यहाँ पे ताशकंद समझौता में थोड़ा सा ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1966 में हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता ये उज्बेकिस्तान में हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, तो ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक है, और ये ताशकंद ठीक है उज्बेकिस्तान में स्थित है, ये भी याद पता होना चाहिए। मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको PTBT कहते हैं, ये संधि हुई थी अगस्त 1963 में हुआ था। ठीक है, ये 1963 में हुआ था। वहीं भारत रूस मैत्री संधि की बात कर लें तो
भारत रूस मैत्री संधि की बात करें तो ये हुआ था आपका 1971 में, 1971 यानी कि अगस्त 1971, अगस्त 1971 में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कौन सा समझौता हुआ आपका, आ जाइए 1900 मॉस्को ट्रस्ट ट्रीटी, यानी कि सी का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले सी आया, सी को 1 पे कर दीजिए। 63 के बाद 66 पे हुआ, 66 यानी कि ताशकंद समझौता 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आया भारत रूस मैत्री, ये डी तीसरे नंबर पे आ गया। और लास्ट भू सीमा समझौता जो था आपका 1974 में हुआ, ए का 4 हो जाएगा। तो इस दृष्टि से देखेंगे आपका तो हो जाएगा सी बी डी ए, सी बी डी ए देखिए कहीं दिख रहा है, सी बी डी ए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मॉस्को टेस्ट बैन ब्रिटी हुआ था। तो मॉस्को ये पहले हुआ था, सी पहले पे आ गया। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, 1963 में मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी हुआ था और ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत रूस मैत्री संधि की बात करें तो भारत रूस मैत्री संधि 1971 में हुआ था और भू राज सीमा समझौता जो था 1974 में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 28 है। निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जो जेएस मिल द्वारा किया गया है, महिलाओं के अधिकार का, बेंथम के समग्र उपयोगितावाद का, और ऑप्शन यहाँ पे है आपके विवाहिता महिला संपत्ति विधेयक का या पितृसत्तात्मकता का। तो कौन सा जो है पहलू जो है जेएस मिल के द्वारा बचाव किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको आंसर देना है। तो देखिए जेएस मिल की बात किया जाए तो जेएस मिल महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं। ठीक है, महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं, जबकि बेंथम नहीं करते हैं। बेंथम की समग्र उपयोगितावाद का, यहाँ पे बचाव की बात किया गया है, किसका बचाव किया है जेएस मिल ने। तो बेंथम के समग्र उपयोगितावाद का क्या बचाव किया है आपको बताना है, क्या उनके उपयोगितावाद का बचाव किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे बात की जाए तो केवल ये उपयोगितावाद में इतना संशोधन कर दिए जेएस मिल कि उनकी उस उपयोगितावाद ही नष्ट हो गई थी, तो ये नहीं होगा, ये राइट होगा। बट और देख लेते हैं विवाहिता महिला संपत्ति विधेयक के बचाव किए थे ये, तो ये भी बात सही है कि वो विवाहिता महिला संपत्ति विधेयक का भी समर्थन करते थे, पितृसत्तात्मकता का बिल्कुल नहीं समर्थन करते थे। तो आपका ए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए सी फर्स्ट में है, तो ए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि महिलाओं के अधिकार, महिला संपत्ति विधेयक का बचाव करते हैं और वो स्त्री मुक्ति का भरपूर समर्थन भी करते हैं। मिल ने द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में स्त्री विमर्श पुस्तक को 1861 में लिखा था, जो 1869 में जाकर प्रकाशित हुई थी। निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के पूर्व की शर्तें हैं, इकाई के चयन में एक कारक के तुलनात्मक खाका है, या फिर नीचे है आपका, यह खोज केंद्र तुलनीय अवधारणात्मक मसला है, खोज की केंद्र की परिभाषा है, सिद्धांत निर्माण है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि खोज के केंद्र बिंदु की तुलनात्मक अवधारणा है, ये सही है। खोज की केंद्र की परिभाषा ये भी सही है। कि सिद्धांत निर्माण ये गलत है। और ये ऑप्शन जो था
यानी कि इकाई के चयन के एक कारक के रूप में तुलनात्मक आंकड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, अभिकथन एक के रूप में लिखित दूसरा कारण है। वी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या वर्तमान जो संघीय ढांचा है इसके आलोचक थे। कारण कह रहा है कि अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में ना तो विधायी शक्तियाँ हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियाँ। तो क्या दोनों सही है या फिर ए बी की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस सब आंसर आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें मैं आपको ऑप्शन बता दूं कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 3, यानी कि ए आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए भीमराव अंबेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, ठीक है। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में ना तो विधायी शक्तियां हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियां हैं, इसलिए वो जो थे वर्तमान संघीय ढांचे के विरोधी माने जाते थे। 31 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल ड्यूस डायच के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है, ये ऑप्शन सही है। उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम के स्थान पर समष्टि का प्रयोग होता है। संरचना और प्रकार्यवाद पर बल दिया जाता है। निर्णय प्रकारों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा डियर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ए बी सही है। 32 में आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है। पालने से कब्र तक का कल्याण, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। तो इसमें से बताना है आधुनिक जो उदारवाद है किस पहलू में विश्वास नहीं रखता। पालने से कब्र तक का कल्याण, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। तो इसमें कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो न्यूनतम राज्य का वो न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं करता है। वैसे तो देखा जाए तो आधुनिक उदारवादी विचारक राज्य को सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन मानते हैं। राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक सीमित ना होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक के रूप में होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के साथ उनके संबंध एवं कार्यक्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए रॉबर्ट डहल की मॉडर्न पॉलिटिक्स, जेम्स जी चार्ल्सवर्थ ए कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका देखिए जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की बुक जो है कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स, ये 1967 में आई थी। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आपको पता होगा, ये वेंटले की पुस्तक है जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। वहीं मॉडर्न यहीं पे जे.सी. चार्ल्स कंटेम्परेरी पॉलिटिकल्स एनालिसिस जो थी रॉबर्ट डहल की पुस्तक थी। ये कब आई थी? ये आई थी बुक 1963 में। वहीं डेविड ईस्टन की सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ, ये डेविड
एक्टन की बुक आई थी 1965 में। तो सेट कर लीजिए आप। तो ये आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 19 सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। हीगल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना है, क्या ये सही है? फिर कह रहा है कि हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती थी, क्या ये सही है? बिल्कुल, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, ये गलत है। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा, ये भी राइट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय लिया था कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार के तात्विक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 के दिए गए आज़ादी गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करना था, क्या ये सही था? तो ये सही नहीं था। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए, ये सही था। केवल बी आपका राइट है। तो बी राइट है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट पूछा है? ठीक है, राइट पूछा है तो केवल ए ही राइट होगा। निजता का अधिकार जो है ये संविधान के 21 ए के जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार के तात्विक भाग 3 में दी गई है आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से, केवल ए ही होगा। बी जो है रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन दिए गए हैं ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो निजता के अधिकार से रिलेटेड क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई है आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है, केवल यही ऑप्शन आपका राइट है। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड रास्की, जर्मी बेंथम। तो इसमें सिर्फ कह रहा है कि कौन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 36 में ऑप्शन क्या राइट होगा? तो इसमें देखिए कई हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा समर्थक नहीं है। तो इसमें जॉन लॉक जो थे ये उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, कौन उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। और वहीं जेरमी बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं। तो बी डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी डी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लेकिन कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वे गैर स्वायत्त शाही समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। ठीक है। 39, पेरियार ई रामस्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया था? जाति आधारित समाज कल्याण, भारत की हिंदी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, मनुष्य की गरिमा या वर्णाश्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। मनुष्य की गरिमा पे जो है इन्होंने तर्क दिया था पेरियार ई रामास्वामी ने। भारत वैश्विक परमाणु शक्तिकरण का समर्थन करता है और इसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। भारत परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है।
तो इसमें आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा 3 ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। 41 देखते हैं, श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पश्चात जनसाधारण से भिन्न। तो इसमें मानते थे वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के पश्चात जनसाधारण से भिन्न मानते थे, ये भी सही है। ठीक है, और अव्यय के रूप में राष्ट्र को भी मानते थे, अव्यय के रूप में राष्ट्र को मानते थे। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण से रूप से राष्ट्रवाद को भी वो मानते थे। ए बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो देखते हैं ए बी सी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी सी। अनुदारवाद के मूल विश्वास थे, अनुदारवाद किसमें उसका मूल विश्वास किसमें था? अनुदारवाद का मूल विश्वास किसमें था, ये आपको बताना है। तो अनुदारवाद का मूल विश्वास था परंपरा में। ठीक है, इसको रूढ़वादी भी कहते हैं। पद सोपानिक सत्ता में भी इसका विश्वास था। सामाजिक डार्विनवाद में बिल्कुल नहीं विश्वास था। सामाजिक उदारवाद में भी विश्वास नहीं था। तो ऑप्शन ए बी यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है, भारत के विदेश नीति के बारे में पूछ रहा है ये, तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। देखिए, भारत वर्ष 2015 में बंगाल के साथ सीमा समझौता एबीवीएस पर हस्ताक्षर किया था, ये बिल्कुल सही है। भारतवर्ष श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण में सहमति व्यक्त की थी, ये बिल्कुल नहीं सही है। भारत और वर्ष अफगानिस्तान के राजनीतिक, ये बात बिल्कुल सही है। तो भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो ये सही है और ये सही है और बाकी सारे गलत है, यानी कि ए सी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। किताबें हैं और उनको मैच कराना है आपको। फतवा ए जहानदारी किसकी बुक है? फतवा ए जहानदारी की बुक बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी की है, तो यहाँ पे है जियाउद्दीन बर्नी। वहीं थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो ये किसकी है? अंबेडकर की है ये। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक की बात करें तो किसकी है? ये अंबेडकर की बुक है। जहान फतवादारी जियाउ बर्नी, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक बी आर अंबेडकर की है। इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करें तो चार्ल्स बेटलेहाम की बुक है, चार्ल्स बेटलेहाम की बुक है। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये एम एन राय की बुक है। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है। भारत में नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में एक नागरिक एक साथ एक अन्य देश की नागरिकता भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। पहला ही आपको ऑप्शन सही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, यानी कि गलत पूछा है, सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो नागरिकता ले सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और बाकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है 1949 में लागू किए गए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं, संसद के पास यह शक्ति है नागरिकता ग्रहण करने और खत्म संधि प्रावधान भी, ये भी है। ठीक है, तो आप केवल ये यहाँ पे ऑप्शन आपका ये जो होगा इसका राइट हो जाएगा। 46 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन जो है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने कहा कि क्या कहा कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या फिर गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये एक गरम दलवादी नेता माने जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी थी?
तो द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की बुक है ये, ठीक है। द आर्ट ऑफ वॉर ये मैकियावेली की बुक है जो कि युद्ध कला से संबंधित है और धार्मिक एवं सामाजिक संवाद भी इसमें बताया गया है। 48 देखते हैं। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा के नाम बताइए। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या डूरन लाइन है, या फिर मैकमोहन रेखा है, या फिर पाक स्टेट। तो यहाँ पे आपको भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। रेड क्लिफ की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ठीक है। और एक लाइन था डूरन भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 2। 49 निष्पादन बजट यह दर्शाया है कि कोई भी सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रह करने की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, ये बिल्कुल सही है। उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम का मापन होता है, ये भी बात सही है। डी देखते हैं। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। तो ये सारे ऑप्शंस राइट हैं आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि ABCD सारे सही हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संस्कृति आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, मूल्य आधारित अवधारणा। तो इसमें से कौन सा जो है संविधानवाद की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संविधानवाद की विशेषता क्या नहीं है? इसमें पार्टी आधारित अवधारणा जो है ये नहीं है। बाकी संस्कृति आधारित अवधारणा भी है, गतिशील अवधारणा भी है और मूल्य अवधारणा भी है। तो इसका ऑप्शन 3 जो होगा ये राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।